आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। बच्चों, मैं आज आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। हम बात करेंगे आज हिंदी साहित्य में नाटक विधा के ऊपर। नाटक विधा जानने से पहले चलिए आइए जानते हैं कि हमारा जो हिंदी साहित्य है कुल किन प्रमुख भागों में बटा है। यदि हम हिंदी साहित्य को देखते हैं तो पूरा का पूरा हिंदी साहित्य गद्य और पद्य दो भागों में बटा है। सारी रचनाएं यदि हम देखें तो या तो वो गद्य में हैं और या फिर पद्य में हैं। गद्य और पद्य से तात्पर्य है कि ये रचनाएं अगर हम सिर्फ पढ़ सकते हैं तो वो सभी की सभी रचनाएं गद्य विधा के अंतर्गत आती हैं। अगर हम पद्य की बात करें तो ऐसी रचनाएं जो कि हम लय, बद्ध या सुर के साथ या संगीत के साथ या यूं कह लीजिए कि गा करके अगर हम प्रस्तुत करते हैं अपने भावों को या उन रचना को, तो वो सारी की सारी रचनाएं पद्य में आती हैं। तो ये गद्य और पद्य की बातें थी। आइए अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे गद्य और पद्य विधाओं की, तो गद्य विधा के तहत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, व्यंग, आत्मकथा, पत्र वगैरह लिखे जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें पद्य की, तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि ऐसी रचनाएं जिन्हें हम गा करके, अर्थात कविता, गीत, गाना, मुक्तक आदि, ये सब पद्य के अंतर्गत आते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि जो गद्य होता है उसमें अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात अलंकार का तात्पर्य है एक तरीके से सुंदरता बढ़ाने वाले अवयव। तो अलंकार सिर्फ और सिर्फ पद्य में पाया जाता है। इसे हम पद्य का गहना भी कह सकते हैं। जो गद्य विधा होती है उसमें रचनाओं को हम सीधा सपाट पढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई लय नहीं होता है। और इसके ठीक विपरीत अगर हम पद्य को देखें तो रचनाओं में लय होता है और ऐसी रचनाएं गेय होती हैं। गेय का तात्पर्य यहाँ गीत से है, गाने योग्य से है, और हम इन्हें सुर के साथ गा सकते हैं। दरअसल अगर गद्य हमारे विचारों से संबंध रखता है, तो वहीं सीधे तौर पर अगर हम कहें कि पद्य हमारे मनोभाव या मन की स्थितियां या मन में उठने वाले विचारों से संबंध रखता है, तो कुछ गलत नहीं होगा। दूसरे शब्दों में अगर हम सीधे सीधे तौर पर कहें कि पद्य का संबंध हमारे मन से होता है और जबकि गद्य का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। आप सभी को जानकर यह हैरत हो सकती है कि जो पद्य लेखन की शुरुआत है वो गद्य लेखन से काफी पहले हुई थी। महाभारत काल से लेकर के ऋग्वेद कालीन जो समय था, उन सभी में जितनी भी रचनाएं हैं वो सब की सब पद्य विधा में लिखी गई हैं। तो ये मैं आप सबको थोड़ा सा बताना चाह रहा था गद्य और पद्य को लेकर के। आगे आइए हम चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था आज हम बात करेंगे नाटक के ऊपर। तो नाटक, सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में आता है कि नाटक है क्या। तो नाटक एक दृश्य काव्य है। दृश्य का तात्पर्य होता है जो देखा जा सके, क्योंकि जो नाटक होता है वह रंगमंच पर संभव है। और रंगमंच पर, अर्थात जिसको हम कहते हैं स्टेज पर, जिसको देख करके जो दर्शक होते हैं वो सब के सब आनंद का अनुभव करते हैं, अर्थात प्रसन्न होते हैं। या सीधे तौर पर कहें तो आनंद, नाटक कहीं ना कहीं मनोरंजन से रिलेटेड है। तो नाटक के लिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसा साहित्यिक रूप जिसमें रंगमंच पर पात्रों के द्वारा किसी भी कथा या किसी भी घटनाक्रम का प्रदर्शन होता है। और नाटक एक ऐसी अभिनय परक विधा है जिसमें
पूरे मानव जीवन का रोचक एवं कौतूहलपूर्ण वर्णन भी किया जा सकता है। महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुसार नाटक का अर्थ नट लोगों की क्रिया से है। नट कहते हैं विद्या के अभाव में अपने एवं किसी वस्तु के स्वरूप के फेरबदल या स्वयं दृष्टिरोचन के आधार पर फिरना। दृश्य काव्य की संज्ञा रूपक है। रूपकों में नाटक ही सबसे मुख्य है और इसमें रूपक मात्र को नाटक कहते हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा नाटक के विषय में कही गई बातें हैं। अगर हम नाटक की समीक्षा करना चाहते हैं, नाटक को देखना चाहते हैं कि किन किन बिंदुओं पर हम उसे देख सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं, तो वो जो प्रमुख तत्व हैं नाटक के, वो इस प्रकार से हैं। पहला, कथा वस्तु, अर्थात उस पूरे के पूरे नाटक में जो कथा है वो कौन सी है, कैसी। दूसरा है कथोपकथन या संवाद कह सकते हैं, अर्थात जो अभिनय करता है या जो उसमें पात्र हैं उनका आपस में जो संवाद हो रहा है वो संवाद क्या है, कैसा है। तीसरा और महत्वपूर्ण भाग है पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहने का मतलब जो पात्र हैं उनका परिचय, उनके चरित्र का चित्रण। चौथा, देश काल और परिस्थिति, या यूं कह सकते हैं कि वातावरण, जिस समय का नाटक है क्या स्थिति रही है, क्या वातावरण रहा है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना। पांचवा, उसकी भाषा शैली, दूसरे शब्दों में शैली और शिल्प भी कह सकते हैं। छठा है उद्देश्य, उस नाटक का क्या उद्देश्य है। और एक सातवां जो पॉइंट है यहां पर अगर हम देखें तो उपन्यास और कहानियों से अलग हट करके है, वो है अभिनेता या अभिनय। कहने का मतलब जो अभिनेता है, वो जो अभिनय कर रहा है, वो कितने प्रकार का अभिनय है या किस प्रकार का अभिनय है। अभिनय से तात्पर्य है जैसे कि हम आजकल अगर हम बात करें फिल्म की, तो फिल्मों में हम देखते हैं, सिनेमा में हम देखते हैं कि एक हीरो होता है जो मुख्य पात्र होता है, दूसरा साइड हीरो होता है जो सह कलाकार हम कह सकते हैं, और एक पात्र होता है जो विलेन के रूप में होता है, अर्थात जो उसमें उसका भाव क्रूअल के रूप में दिखाया गया होता है। तो इस तरीके से किस प्रकार का अभिनय है, जो अभिनेता है वो कैसा अभिनय कर रहा है, इसको भी नाटक में देखना आवश्यक है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाटक के जो तत्व हैं वो 7 हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। कथा वस्तु, कथोपकथन या संवाद, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल और परिस्थिति या वातावरण कह सकते हैं, शैली व शिल्प या भाषा शैली कह सकते हैं, छठा उद्देश्य, और आखिरी अभिनेता या अभिनय। तो ये नाटक के तत्व रहे। आइए देखते हैं, अभी हम लोगों ने देखा नाटक। नाटक के बाद एकांकी, आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा, एक अंकी, अर्थात एक अंक वाला। एकांकी विधा एक प्रकार की दृश्य विधा ये भी है, और इसमें एक अंक पर आधारित कथा होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो एकांकी होती है वो एक अंक का नाटक होता है। एकांकी में जीवन की जो शुरुआत है, या कह लीजिए घटनाक्रम की जो शुरुआत है, वो होती है और उसी ही अंक में वो संपूर्ण हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि एकांकीकार अपनी रचना के द्वारा एक ही अंक में उस उद्देश्य को दिखा देता है या प्रतिपादित कर देता है, हम कह सकते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं एकांकी के बारे में कि एकांकी में एक ऐसी घटना रहती है जिसका जिज्ञासापूर्ण एवं कौतूहलमय नाटक शैली में चरम विकास होकर अंत हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वो एक ऐसी घटना होती है जो शुरू होती है और उसी अंक में ही समाप्त हो जाती है। तो अब यहां एक प्रश्न उठता है, तो फिर एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। जी बिल्कुल सही प्रश्न है कि फिर एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, उसमें भी घटना होती है, उसमें भी कथाएं होती हैं, और
शुरू होती हैं और उनका उद्देश्य संपूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाती हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? ये बहुत ही समझने वाली बात है। अब हम आपको बताते हैं कि जो नाटक होता है उसमें कई अंक होते हैं। वो अंक हो सकता है एक दूसरे से रिलेटेड हो, या कहीं ना कहीं दूसरे चौथे, चौथे पांचवें, पांचवें तीसरे, इस तरीके से भी उनका रिलेशन हो सकता है। अगर हम आज के रूप में उदाहरण में देखें तो हम लोग बहुत टीवी सीरियल वगैरह देखते हैं। वहां पे भी आप देखिए तो एक सीरियल के बाद दूसरा जो सीरियल होता है उससे रिलेट करता रहता है, रिलेशन रहता है उसका। तो ठीक ऐसा ही जो नाटक होता है उसका जो एक अंक होता है या एक भाग कह लीजिए, वो दूसरे से संबंध रखता है। लेकिन वहीं अगर हम एकांकी की बात करते हैं तो एकांकी में सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक होता है। उसी अंक में उस कथा की शुरुआत होती है और उस कथा का उद्देश्य पूर्ण होकर के वो कथा वहीं पर समाप्त हो जाती है। दूसरा अगर हम ध्यान दें तो दूसरा पॉइंट ये बनता है कि नाटक में आधिकारिक के साथ सहायक और गौड़ कथाएं भी होती हैं। कहने का मतलब कि जो मुख्य कथा है वो तो नाटक में रहती रहती है, उसके साथ छोटी छोटी कथाएं घटनाक्रम के अनुसार जो नाटककार हैं वो उसमें और जोड़ते हैं। और जबकि एकांकी जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही घटना का वर्णन किया गया होता है, उसके साथ कोई सहायक घटनाएं या कोई सहायक कथा नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है कि नाटक में चरित्र का क्रमशः विकास दिखाया जाता है। अर्थात मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, 15 साल की उम्र में उसने क्या किया, फिर बड़ा होकर के वो क्या बना, फिर और समाज के लिए उसने क्या चीजें की, इस तरीके से उसका एक विकास क्रम होता है। जबकि जो एकांकी होती है, अगर किसी हम छोटे बच्चे को लेकर दिखा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस अंक में उसी चीज को हम दिखा पाते हैं या उसके चरित्र को दिखा पाते हैं। या हम किसी बड़े व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी घटना के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उस समय में उस घटना से रिलेटेड चीजों को हम दिखा पाते हैं। तो ये इस प्रकार से हम नाटक और एकांकी में अंतर समझ सकते हैं। आइए एक दो पॉइंट और देखते हैं। चौथा है, नाटक में कथानक की विकास क्रिया जो है वो बहुत धीमी रहती है, जबकि एकांकी में कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता रहता है। इसका मतलब यह है कि जो नाटक है उसका जो कथानक है या यूं कह लीजिए उसकी जो कहानी है वो बहुत धीरे 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 आगे आगे बढ़ती है। लेकिन एकांकी में ऐसा नहीं होता है। एकांकी में जो कथा है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, क्योंकि एक समय सीमा होती है, उसके अंदर ही उसे समाप्त करना होता है। पांचवा है, नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है, जबकि एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है। निश्चित रूप से जो नाटक है उसकी जो कथा है वो धीरे 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 बहुत बड़ी कथा बन जाती है। लेकिन जो एकांकी है वो नाटक की अपेक्षा बहुत छोटी ही घटना या छोटी ही कथा के रूप में दिखाई पड़ती है। तो ये कुल मिलाकर के 5-6 पॉइंट थे जिसके आधार पर मैंने आपको एकांकी और नाटक में क्या अंतर है इसके ऊपर बताने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं हिंदी नाटक साहित्य की विकास यात्रा। अर्थात हिंदी नाटक कब से शुरू माना जाता है, उसका क्या विकास क्रम रहा है। अगर हम ध्यान दें तो हम ये पाते हैं कि भारत में ईसा से भी लगभग 400 वर्ष पूर्व नाटक साहित्य का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। और उसके बाद के समय में संस्कृत नाटकों की एक परंपरा सी निकल पड़ी। अर्थात संस्कृत नाटक बहुत सारे लिखे गए, जिसमें भास, कालिदास, भवभूत, अवघोष, विशाखा जैसे महान नाट्यकारों ने अपनी रचनाएं प्रदान की हैं। और जो भारत मुनि हैं उन्हें तो नाट्य शास्त्र का
मर्मज्ञ कहा जाता है। उन्होंने जो नाटक लिखे हैं पूरे विश्व में अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं, जिसमें भवभूत के उत्तर रामचरित और मालती माधव के जो नाटक हैं, ये दोनों बहुत ही अच्छे और प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए नाटक हैं। उसके बाद अगर हम 10वीं शताब्दी में देखते हैं, तो धनंजय जी के दशक रूपक नाटक का प्रादुर्भाव हुआ है। उसने भी काफी ख्याति पाई है। 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय नाटक साहित्य की यात्रा में लगभग 1000 वर्ष का अंतराल हो जाता है। और सही मायने में अगर हिंदी नाटक साहित्य का आरंभ अगर हम मानते हैं, तो वो आधुनिक काल से ही लोग मानते हैं उसे। अगर हम इससे पहले के नाटक को देखें, तो उन नाटकों में ज्यादातर जो नाटक होते थे वो संगीतबद्ध होते थे, अर्थात जो उसमें संवाद होता था वो गीत के रूप में हुआ करता था, संपूर्ण गद्य के रूप में नहीं होते थे। वहीं पर 17वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास कुछ एक ऐसे नाटक लिखे गए हैं जो ब्रज भाषा में थे, जैसे प्राणचंद चौहान जी का रामायण महानाटक है और विश्वनाथ सिंह जी का आनंद रघुनंदन है। आनंद रघुनंदन को हिंदी साहित्य का प्रथम और मौलिक नाटक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी आनंद रघुनंदन को ही हिंदी का प्रमुख और मौलिक नाटक, या यूं कह लीजिए कि प्रथम नाटक माना हुआ है। अब यहां बड़ी विडंबना हो जाती है कि इतने सारे नाटक लिखे गए हैं, 400 ईसा पूर्व से लेकर के 11वीं शताब्दी में, 17वीं में, 18वीं में, 19वीं शताब्दी तक, लेकिन इन सब में से हिंदी साहित्य का पहला नाटक हम किसे माने? तो हिंदी साहित्य में जो पहला नाटक है उसे मानने में जो हिंदी साहित्य के रचनाकार हैं, या यूं कह लीजिए जो महान साहित्यकार हैं, उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। डॉक्टर दशरथ ओझा जी के संदेश रासक नाटक को कुछ लोग पहला नाटक मानते हैं, तो वहीं पर इनका विरोध करने वाले कहते हैं नहीं, ये तो रासो पद्धति पर आधारित नाटक है, इसलिए संदेश रासक को हम नाटक नहीं मानते हैं हिंदी का पहला नाटक। जहां रामचंद्र शुक्ल जी आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला और मौलिक नाटक मानते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जब राम के राज्याभिषेक का अवसर होता है, तो जो अप्सराएं आती हैं वो दूसरी भाषा में गीतों को गाती हैं, तो इस तरीके से हम इसे हिंदी का नाटक नहीं मान सकते। और वहीं पर भारतेंदु जी ने नहुस को पहला हिंदी नाटक माना है, लेकिन फिर कुछ लोगों का कहना है कि ये तो ब्रजभाषा में लिखा गया है। तो अगर हम देखें तो जो पहला नाटक है हिंदी का, उसके ऊपर कोई एक सामंजस्य या कोई एक रीति लोगों की नहीं बैठती है। लोगों का, जो हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार हैं, उन सब का आपस में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सामंजस्य नहीं है कि पहला नाटक हम किसे माने। तो ये तीन नाटक जो हैं, दशरथ ओझा जी का संदेश रासक और आनंद रघुनंदन और नहुस, ये तीनों नाटक पहले नाटक माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और इन तीनों नाटक को मानने वाले अलग अलग लोग हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि नाटक किस किस प्रकार के हुए हैं। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जो पुराना समय था, आधुनिक नाटक से पूर्व का जो समय था, उस समय जो नाटक होते थे वो गीत नाटक की श्रेणी में आते थे। अर्थात जो नाटक में अभिनय करने वाले लोग थे या पात्र थे, उनका जो आपस में संवाद हुआ करता था वो गीतों के रूप में होता था, और उसमें संगीत का भी पुट होता था। अर्थात कुल मिलाकर अगर हम कहें तो काव्यात्मक तत्व की प्रधानता होती थी, और इसीलिए इन नाटकों को गीत नाटक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय।
दूसरे प्रकार के नाटक हुआ करते थे काव्य नाटक। लगभग लगभग ये गीत नाटक के समान ही होते थे। इसमें जो संवाद होता था वो पद या कविता में रहता था, लेकिन इसमें संगीत नहीं होता था। अर्थात इसमें संगीत, लय, सुर, ताल और बाकी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी प्रधानता थोड़ा कम होती थी। जैसे हम बात करें तो धर्मवीर भारती जी का अंधा युग है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि पुराने समय में गांव में खास करके जो मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, इसी प्रकार के गीत नाटक और काव्य नाटक हुआ करते थे, जिनका रूप बदल करके नौटंकी के रूप में हो गया था, जिसमें किसी न किसी कहानी को या किसी न किसी कथा को संवाद करते हुए संगीत के माध्यम से लोग प्रदर्शित करते थे और वो लोगों का मनोरंजन हुआ करता था। और कुछ ऐसे ही नाटक थे जिनको हम रेडियो नाटक की श्रेणी में रख सकते हैं। वहां पर जो रेडियो नाटक होता था वो दृश्य ना होकर के श्रव्य हुआ करता था, अर्थात हम उसे सुन सकते थे लेकिन उसकी दृश्य की कल्पना हम नहीं कर सकते थे, अर्थात उसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते थे, देख नहीं सकते थे, हम कह सकते हैं। और ये आधुनिक काल की एक नई विधा थी जिसमें दृश्य तत्व का अभाव रहता था, लेकिन संवादों के विभिन्न प्रकार से जो उनकी ध्वनि थी, इसको हम कह सकते हैं श्रव्य काव्य, वो इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता था कि हम दृश्य की कल्पना कर लेते थे कि क्या हो रहा होगा। और इस तरह के जो नाटक थे उनमें अगर हम बात करें तो भगवती चरण जी की भावना का नाटक तारा ध्वनि का प्रधानता दिखाई होने के कारण इसे ध्वनि रूप भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं तो नृत्य संगीत काव्य रूपक, इसे बैले भी कहा जाता है। इसमें सभी संवादों को एक पर्दे के पीछे से प्रस्तुत किया जाता है। यह संवाद कविता या गीतों के रूप में होता है और पर्दे पर दूसरी तरफ कुछ प्रस्तुतियां की जाती हैं, अर्थात पर्दे के पीछे से आवाज होती है और मंच के ऊपर मंचन किया जाता है, अर्थात प्रस्तुति दी जाती है। तो ये नृत्य संगीत काव्य रूपक के उदाहरण हो सकते हैं। आगे प्रमुख है नुक्कड़ नाटक। अगर हम देखें खास करके उत्तर भारत या ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से ये थोड़ा सा हट करके मंचन होता था, जहां पर किसी गांव, गली, मोहल्ले के किनारे पर, जहां पर दो रास्ते मिल रहे हों, ऐसी जगहों को चुन करके, या हम कह सकते हैं सार्वजनिक स्थलों को चुन करके, सड़क के किनारे खास करके, वहां पर तमाशा दिखाने वाले या इस तरीके का मंचन करने वाले लोगों को नुक्कड़ नाटक करने वाले हम कहते थे। खास करके अगर हम देखें मदारी वगैरह, बंदर वगैरह ला करके जो खेल दिखाते थे वो भी इसी नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत आ सकते हैं। और अगर हम बात करें तो नुक्कड़ नाटक का जो उद्देश्य होता था, किसी एक संदेश को लोगों तक पहुंचाना होता था। जैसे मान लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके का जो एक संदेश है संपूर्ण भारत में, आजकल इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। तो इस संदेश को, इस मैसेज को एक नुक्कड़ नाटक के आधार पर, 15-20 मिनट के मंचन के आधार पर हम मैसेज लोगों को दे सकते हैं। तो इस तरीके के नुक्कड़ नाटक का जो मुख्य उद्देश्य होता था वो यही होता था कि लोगों को हम कोई एक संदेश देना चाहते हैं तो नुक्कड़ नाटक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बात लोक नाटक की। निश्चित रूप से जो लोक नाटक होते थे, जिसकी जब ही मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी नौटंकी की तरह, जी बिल्कुल, ये लोकल लैंग्वेज में, वहां की अपनी भाषा में इनका प्रयोग किया जाता था और इनकी भाषा बहुत ही सीधी, सरल और सादी होती थी, जिससे कि उस एरिया के लोग या उस क्षेत्र के लोग उन भाषा को अच्छी तरीके से समझ सके। खास करके लोक नाटक, लोकल लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं, वहां की लोक भाषा के अंतर्गत किया जाता था, जिसमें छोटे छोटे संवाद होते थे, छोटी छोटी घटनाएं होती थी। हाँ, ये घटनाएं पौराणिक भी हो सकती थी, ऐतिहासिक भी हो सकती थी, धार्मिक भी हो सकती थी। लोगों की मनोरंजन करने की क्षमता या लोगों को
किस प्रकार की कहानी प्रस्तुत करने में रुचि है या किस प्रकार के मनोरंजन में लोगों की रुचि है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोक नाटक का प्रयोग किया जाता था। अब अगर हम आइए अब हम देखते हैं खास करके उत्तर भारत में रामलीला और श्री कृष्ण लीला, ये दो प्रकार की लीलाओं का वर्णन बहुत आता है। निश्चित रूप से रामलीला खास करके अगर हम देखें तो उत्तर भारत में ये दशहरे के आसपास और दीपावली से पहले का जो समय होता है, उस समय पुराने समय में, आज तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज के करीब 30 से 40 साल पहले लगभग लगभग हर गांव के मुहाने पर रामलीला की फील्ड सजाई जाती थी। इवन अगर हम कहें तो रामलीला के मैदान भी हुआ करते थे और उन मैदानों में रामलीलाएं हुआ करती थी। लोग रामचंद्र जी के चरित्र के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर जो उन्होंने क्या कह सकते हैं हम, चमत्कार किए हैं या उनके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं या उनका संपूर्ण जो जीवन है, उनका जो चरित्र है, उसके ऊपर लीला किया करते थे, उनके ऊपर मंचन किया करते थे, जिन्हें हम रामलीला का नाम देते हैं। ये एक प्रकार का नाटक ही था और इसे विजयादशमी के अवसर के आसपास खेला जाता है। वहीं अगर हम कृष्ण लीला की बात करें या रासलीला की बात करें, तो ये भी उत्तर भारत के खास करके ये वृंदावन वाले क्षेत्र में इसका मंचन होता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई खास करके गोपियों की कहानी या जो ब्रजबालाएं थी वो कैसे श्री कृष्ण की मुरली को सुन करके उनके ऊपर रीझती थीं और भगवान श्री कृष्ण कैसे मटकियां फोड़ा करते थे, उनके वस्त्रों को कैसे चुरा करके भाग जाया करते थे। इस प्रकार के बहुत सारी लीलाएं ये उत्तर भारत के खास करके वृंदावन वाले इलाके में या क्षेत्र में खेली जाती हैं। तो ये जो 5-7 या 8 प्रकार के हमने आपको नाटक बताए, ये निश्चित रूप से 19वीं शताब्दी से पहले या 19 आधुनिक युग में भी हम कह सकते हैं, ये एक प्रकार के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। ये उस समय तक खास महत्व रखा करते थे जिस समय टेलीविजन का बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं हुआ था। आज धीरे धीरे इस प्रकार की नाट्य कलाएं दम तोड़ रही हैं और हिंदी साहित्य से अलग होती चली जा रही हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने नाटक के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा होगा कि नाटक क्या है, नाटक कौन सी विधा में हम रख सकते हैं, नाटक के मुख्य तत्व कौन कौन से थे, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है और पुराने समय में जो मंचन हुआ करते थे उन नाटकों को हम क्या कहते थे। तो ये बहुत सारी जानकारियां हमने आज आपको प्रदान की हैं। अगले वीडियो में विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे कि नाटक के तत्व कौन कौन से हैं और उसका हम वर्णन कैसे कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि नाटक की, किसी भी नाटक की हम समीक्षा किन किन बिंदुओं पर कर सकते हैं या किन किन तत्वों पर कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए,